नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे डीएसएसबी पीजीटी हिंदी के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस पर चर्चा करने के साथ ही हम इस सिलेबस को कवर करने के लिए किन किन किताबों को आप पढ़ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने अलग अलग वीडियोज में आप सभी को बताया है कि सन 2016 ईस्वी में डीएसएसबी पीजीटी में मेरा चयन हुआ था। उस जमाने में इस तरीके का सिलेबस डीएसएसबी नहीं जारी करता था, बल्कि केवल ये बता देता था कि विषय स्पेसिफिक प्रश्न रहेंगे और आप अनुमान से ही उसकी तैयारी करके जाते थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि डीएसएसबी ने न सिर्फ पीजीटी हिंदी के सिलेबस को जारी किया है, बल्कि टीजीटी हिंदी के सिलेबस को भी उसने जारी किया है और इस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले जो जरूरी काम है कि वो सिलेबस को देख लें, ताकि उसके आधार पर वो तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, तो टीजीटी हिंदी का भी हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। पीजीटी हिंदी पर अगर बात करें तो कुल मिलाकर आप देखेंगे पेपर में थोड़ा सा वेरिएशन है। जहां पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, उसके अंतर्गत काव्य पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, साथ में हिंदी व्याकरण को भी पढ़ना है। ठीक है, और जब मैं सिलेबस को देख रहा था तो मैंने देखा कि इसमें कई परीक्षाओं का मिश्रण है। आप ईएमआरएस के सिलेबस को भी इसमें देख सकते हैं, आप केबीएस के सिलेबस को भी इसमें देख सकते हैं, और जो भी टीजीटी पीजीटी अलग अलग राज्यों में है, जैसे कि बीपीएससी ट्री, यूपी टीजीटी पीजीटी, यानी कि ये सिलेबस कई आयोगों का मिश्रण मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। और स्पेशलाइजेशन इसका ये है कि अंत में एक मेथोलॉजी वाला पेपर भी इसमें कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 15 भागों में पहले तो बटा हुआ है। अगर हिंदी की बात करें तो जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। कई जगह पर लिखा रहता है कि संक्षिप्त अध्ययन, लेकिन डीएसएसबी ने पहले ही बता दिया है कि जो भी प्रश्न होंगे वो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में से कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको गंभीरता से पढ़कर जाना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आदिकाल से रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, और फिर कवियों का नाम दिया है। चंद बरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जयसी, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला पॉइंट है ये काव्य पर आधारित है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ना है, और उसमें किन किन कवियों को पढ़ना है सबके नामों को यहाँ पर गिना दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे हम शादी के कार्ड को पढ़ते हैं तो फला फला का नाम उसमें रहता है, और यहाँ पर भी है। लेकिन ये बताते हुए दुख हो रहा है कि डीएसएसबी ने पीजीटी हिंदी का सिलेबस तो जारी कर दिया, लेकिन एक बार भी इसका प्रूफ नहीं किया है, यानी कि कहां पर क्या गलती है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर इस तरीके से लिखा जाता है, द्विवेदी को भी भूल गया है। मैथिली शरण गुप्त को कैसे लिख दिया यहाँ पर, मुक्तिबोध को देखिए अलग लिखा है। नेमचंद जैन, जिन लोगों ने हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्धि प्रदान की, उसको अच्छा करने की कोशिश की, शुद्धता उसमें डालने की कोशिश की, उन्हीं लोगों का नाम आज, शायद नेमीचंद जैन आज जीवित होते तो वो रोना शुरू कर देते। तो देखिए कैसे जल्दीबाजी में अब बनाया गया। यहाँ पर देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, बद्री नारायण फिर कॉमा लिख दिया है, फिर चौधरी। आप खोजते रहिए कि चौधरी नाम का कवि कौन है, जबकि ये क्या है, घोर यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना ढंग से डीएसएसबी ने सिलेबस को जारी किया है। तो हो सकता है कि बात वहां तक पहुंचे और दोबारा इसकी प्रूफ रीडिंग के बाद इसको निकाला जाए।
ठीक है। मैथिली शरण देखिए कैसे लिखा गया है। महावीर प्रसाद की भी आत्मा बहुत खुश नहीं होगी इन सारी चीजों को देखेगी तो। लेकिन अब क्या किया जाए, उसमें से हमें देख लेना है कि कवियों के नामों में आपको ये पढ़ना है। आपके मन में आएगा कि इसके लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो देखिए, आपको आदिकाल से लेकर रीतिकाल या फिर मैं कहूं छायावाद तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है। आदिकाल से लेकर छायावाद तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ना है। और जितने भी इसमें कवि दिए गए, आप देखेंगे इस चैनल पर हमने इन सभी कवियों पर चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, आप थंबनेल पर नहीं जाएंगे कि फला एग्जाम के लिए, ढेका एग्जाम के लिए, बल्कि ये मानकर चलेंगे कि ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोर्स नहीं लॉन्च होता है, बल्कि आपको गाइडेंस देने की कोशिश की जाती है। तो आप उसका लाभ उठाइए। आप ये मानकर चलिए कि कोई घर परिवार का व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी कवियों पर आप देखेंगे कि 95% मैटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 95 मिल जा रहा है तो मतलब है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक, तो काव्य में आप इसको देख सकते हैं। आदिकाल से लेकर छायावाद तक मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ लीजिए। और छायावाद के बाद, और जहां तक यहाँ पर दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि छायावाद के बाद जो भी है काव्यखंड, उसके लिए आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को पढ़िए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की पुस्तक को पढ़िए। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि हमने तो इन किताबों को नहीं खरीदा, बल्कि वन लाइनर किताबें ही हमारे पास हैं, तो उनको तो आप पढ़ते रहिए, वो आपके लिए एक नोट्स की तरह है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि विस्तृत अध्ययन आपको करना है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, इसके आधार पर कट ऑफ बनेगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तक डेट इत्यादि घोषित नहीं हुई है, परीक्षा डेट नहीं आई है, तब तक आप जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आराम से पढ़ते रहिए। और अभी तो मैंने बुक्स के बारे में बताया है, आगे मैं अंत में रणनीति पे भी बात करूंगा कि कहाँ से पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और किस तरीके से प्रश्न डीएसएसबी में पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला खंड अपेक्षाकृत बड़ा है, देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। बस जरूरत क्या है, आपको सतर्क रहने की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। डीएसएसबी ने एक चीज बड़ा ही बारीकी से ध्यान दिया है कि वो ये कहीं नहीं कहा है कि आपको सामान्य अध्ययन की जरूरत है या फिर संक्षिप्त अध्ययन की जरूरत है, बल्कि उसने अपने बचाव के पक्ष में विस्तृत अध्ययन लिख दिया है। अब आप जाने कि कितना विस्तृत अध्ययन करना है, जिसमें आपको निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, देखिए गलत मतलब अलग अलग कर दिया है, संस्मरण, यात्रावृत्त भी सही नहीं लिखा है, आत्मकथा, जीवनी, पत्र डायरी, आलोचना, और देखिए रिपोर्टाज। हमने तो अभी तक इस तरीके के शब्द नहीं पढ़े थे। तो गद्य साहित्य में आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें प्रमुख विधाएं लगी हुई हैं और कुछ अन्य गद्य विधाएं। ठीक, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। आप इनको डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से भी कवर कर सकते हैं, या फिर एक कदम अगर आप आगे बढ़ें तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी वन लाइनर किताबें आपके लिए हैं ही, रिवीजन के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर आधारित होंगे। अब देखने पे ये लग रहा है कि यहाँ पर लिखित टाइप का एग्जाम है, देखने से ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि ऊपर जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें आप कवियों का सामान्य परिचय ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, वो कवि किस कालखंड से संबंधित हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी है। फिर बाद में कुछ कवियों की यहाँ पर आपको कविताएं ध्यान में रखनी चाहिए। वो कविताएं बताई गई हैं कि आप एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़े उपरोक्त लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं जरूर ध्यान में रखिए। उदाहरण के लिए मैं कहूं तो आपको यूजीसी नेट में लगी हुई जो भी रचनाएं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आप अज्ञे की कविता पढ़ रहे हैं तो असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, इस तरीके की रचनाओं को जरूर ध्यान में रख के जाना चाहिए।
इसी तरीके से मुक्तिबोध, इसी तरीके से नागार्जुन। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको विशेष कवियों की विशेष कविताएं ध्यान में रख के जानी। ठीक है, जैसे तुलसीदास है तो रामचरितमानस का खास तौर से जो उत्तरकांड है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से आपको जितने भी कवियों का नाम दिया गया है फिर से उन्हीं कवियों को यहाँ पर रख दिया गया है। कोई यहाँ पर कट कॉपी वो भी नहीं ध्यान में रखा गया है, यहाँ पर फिर से एक बार प्रूफ नहीं किया गया है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 को सीधे सीधे यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको भी अपने दिमाग में क्या करना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 3 दोनों को एक ही मान के चलना है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये केवल यहाँ पर सिलेबस को केवल व्यापकता प्रदान की गई है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो बस ध्यान में रखना है। आप अगर इनकी कविताओं को पूरा भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में जो भी विशेष कवियों से संबंधित पंक्तियां हैं उनको जरूर ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और वैसे भी इस चैनल पर आप देखेंगे तो हमने कालखंड वाइज प्रमुख कवियों की काव्य पंक्तियों को रखा हुआ है। आप उन वीडियोज को जरूर जाकर देखिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपको थंबनेल इत्यादि नहीं देखना है कि उस पर डीएसएसबी लिखा है कि नहीं। आपको देखना है सिलेबस को प्रिंट आउट करके आप अपने पास रखेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी मैटर यहाँ से मिलेगा तो आप जरूर उसको देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। अब बात करते हैं चौथा जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित विषय परक प्रश्न, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पर दे दिया गया भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। देखिए कैसे लिखा गया धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, ये भी देखिए अलग अलग लिख दिया गया है, निर्मल वर्मा, रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। तो इन सभी की रचनाओं को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखकर जाइए कि कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनकी विषय वस्तु क्या रही है और प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला जो पांचवा पॉइंट है, कहा गया कि कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औतित्व। अभी तक तो मैंने औतित्व शब्द कहीं नहीं देखा है बल्कि कृतित्व शब्द जरूर देखा है। देखिए कितना मतलब यहाँ पर लापरवाही डीएसएसबी ने दिखाया है। अब जो भी यहाँ पर सिलेबस बनाया होगा या तो वो एकदम से निद्रा में सिलेबस को बनाया है या फिर उसके घर परिवार के बच्चे कहीं अच्छे जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, अब उसके घर परिवार में कोई नौकरी करने वाला नहीं है। ये घोर लापरवाही है और ये सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है बल्कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा ये गलती की गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शायद अगर मैं इस सिलेबस को बनाता तो एक एक शब्द को देखने का प्रयास करता, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप किसी भी चीज को लेकर कितने गंभीर हैं। यहाँ पर गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। यानी जो पॉइंट 1 और 3 है उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट 5 भी है। तो आप देख रहे हैं कि एक इकाई अगर बढ़िया से एक पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके कई पॉइंट यहाँ पर तैयार हो गए। इसलिए सिलेबस के लंबाई चौड़ाई को देखकर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर बातें तो कही जा रही हैं घुमा फिरा कर कि एक प्रश्न होंगे, 5 भाग होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एमसीक्यू पर आधारित ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जब यूजीसी नेट की परीक्षा लिखित नहीं हो रही है तो इस तरीके की परीक्षाएं लिखित माने कि आपको एक अति लघुत्तरी दे दिया जाएगा या फिर लघुत्तरी दे दिया जाए, आप कॉपी पेन लेकर उसमें लिखना शुरू करें, ये नहीं है। आपको एमसीक्यू ही दिखाई देगा, बल्कि थोड़े से प्रश्न का जो पैटर्न है या फिर उसका नेचर है वो अलग हो सकता है। अगला अब है व्याकरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हिंदी व्याकरण जिसमें शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो लग रहा है कि आप केबीएस के पेपर को यहाँ पर देख रहे हैं या फिर ईएमआरएस के हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन को देख रहे हैं। तो इनके लिए हमने कुछ किताबें आप सभी को समय समय पर बताई हैं, जिसमें कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक हमने हिंदी व्याकरण पर आप सभी को बताई थी, उसको देख सकते हैं। या फिर किसी भी पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी व्याकरण की पुस्तक अगर आपके पास हो और उसमें ये सारी चीजें दी गई हो तो भी आप वहां से
इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पर हिंदी व्याकरण को लेकर हमने काफी मेहनत से वीडियो बनाई हुई है, और न सिर्फ सब्जेक्टिव तौर पर है बल्कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए पर्याप्त है, अगर आप दिल लगाकर पढ़ाई किए तो निश्चित तौर पर मैं लिख कर दे रहा हूं कि आप चयन लिस्ट में जरूर होंगे। ठीक है, व्याकरण में ही आगे पढ़ना है पद विचार, जिसमें पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध भेद, प्रयोग, पद परिचय, ये सब आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे। और हम तो अभी यूजीसी नेट के अंतर्गत यूनिट 1 में कुछ पॉइंट आप देखेंगे कि उस पर हमने विचार भी किया है कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वाक्य विचार अगला है, जो कि व्याकरण से रिलेटेड है। वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। आप देखेंगे कि सीयूईटी का जो हमने तैयारी उसकी कराई थी, वहां पर ये सारी चीज आपको मिल जाएंगे। आज जब मैं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्या इस परीक्षा की तैयारी आप नहीं कराएंगे या फिर केवल इसी तरीके से बताते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीजें उपलब्ध हैं उनका तो आप उपभोग कीजिए, और अंतिम समयों में या फिर अनुकूल समय के हिसाब से आप के साथ हम 10-12 प्रैक्टिस सेट को लेकर जरूर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ता रहे और इस एग्जाम में आप मजबूती के साथ जाएं। लेकिन इसके पहले जो भी मटेरियल यहाँ पर है उनका तो उपयोग कीजिए। अगर आप पेड कोर्स नहीं करना चाहते हैं, यहीं से आप चाहते हैं कि पढ़कर हम सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में घूम रहा है कि मुझे पेड कोचिंग ही करना है, तो फिर इसके आगे कोई बात ही नहीं बचती है। ठीक है, आगे है इसमें कि संधि पढ़नी है आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप संधियों को पढ़ लीजिए हिंदी व्याकरण वाली किताब से, और इस चैनल पर जो भी उपलब्ध है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर है अपठित बोध काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव, सौंदर्य, शिल्प, सौंदर्य। तो आप देखेंगे कि केबीएस से रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रश्न पत्र में आपको एक ऐसा प्रश्न आए जो कि पैराग्राफ पर आधारित हो, अपठित गद्यांश पर आधारित हो, पद्यांश पर आधारित हो, और उस पर आधारित कुछ 3-4 सवाल होंगे। तो इस तरीके के आप प्रश्न देखे होंगे, या फिर यूजीसी नेट में आप देखे होंगे, या फिर अलग अलग ईएमआरएस केबीएस के एग्जाम में गए होंगे, तो इस तरीके के प्रश्न आपको दिख जाएंगे। बस जरूरत है ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको वहीं पढ़ना है और वहीं जवाब देना है, इसमें रटने की जरूरत कुछ भी नहीं। उसी तरीके से गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया कि समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि केबीएस के दौरान हमने बताया हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखिए काव्य शास्त्र का भी पोर्शन है। आप देखिए कि हिंदी साहित्य रहा, फिर हिंदी व्याकरण रहा, फिर हिंदी का मतलब भारतीय काव्य शास्त्र भी इसमें आपको पढ़ना है। और जो कुछ दिया हुआ है ये केबीएस आप देखेंगे कि 11वीं 12वीं की एक पुस्तक है साहित्य शास्त्र नाम से, जिसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में पहले ही डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोबारा मैं फिर से एक बार टेलीग्राम चैनल में उसको सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा, रस मीमांसा, शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, काव्य दोष की विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, और कुछ नए अलंकार जो हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक पर ही आधारित ये पूरा पोर्शन दिया गया है। ठीक, तो आपको इसमें भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, जिसमें जो 6 संप्रदाय हैं उनकी सामान्य जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, जिसमें कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इनको लेकर फिर रस, अलंकार, ठीक है, फिर इसके बाद वक्रोक्ति और जितने भी संप्रदाय उनको ध्यान में रखना है, और अलंकार और छंद को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सभी पर इस चैनल पर मैटर उपलब्ध है, आप समय निकालकर अपने टाइम टेबल को सेट करते हुए जरूर देखिए। मैं इस चीज का बार बार आग्रह इसीलिए कर रहा हूं कि आप इधर उधर न भटकें और पूरा अपने समय का और इस मैटर का उपयोग करें। यहाँ पर पूछा गया लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन। तो केबीएस की तैयारी के दौरान हमने इस पर विस्तार से बात की है। जो भी इस सिलेबस के अनुसार
महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट होंगे, वीडियो लिंक्स होंगी, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार नीचे जरूर स्क्रॉल करके देख लें। काव्य शास्त्र में आधुनिक काव्य, नाटक और रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी आलोचना से भी प्रश्न रहेंगे। तो ये पूरा एक यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है और आप देख रहे हैं कि सिलेबस में कई चीजें रिपीटेड है। तो अगर इसको आप समझ जाते हैं ठीक से तो फिर ये सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको कम समय में कवर कर सकते हैं। अब मैं बात करूं रणनीति के लिए, तो रणनीति आपको अपने परिस्थिति के अनुसार बनाना है कि आप वर्किंग में हैं या फिर आप केवल परीक्षा की तैयारी ही कर रहे हैं या फिर आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको कम से कम 4 से 6 घंटे रोज आपको पढ़ना है। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा जो है पार्ट ए और पार्ट बी में बटी हुई है। पार्ट ए में भी 5 भाग हैं, उसमें भी अलग अलग 20-20 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न तो ये रहेंगे। और पार्ट बी में आपका विषय है जो कि यहाँ पर दिया गया है, 200 प्रश्न इससे रहेंगे, कुल 300 प्रश्नों का ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो 4 से 6 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना है और उसमें आप सेल्फ स्टडी कीजिए और इसके बाद इस चैनल पर उपलब्ध सामग्रियों को देखिए और उससे जो भी दृष्टि आपको दी जा रही है उसका पालन करते हुए आगे आप पढ़ते रहिए। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जैसे मैंने एक प्रैक्टिस सेट चलाया था, हिंदी के 75 प्रश्न, उनको आप देख लीजिए, पूरा जितना भी है पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त EMRS को लेकर हमने जो भी वीडियोज बनाई हैं प्रैक्टिस सेट सब्जेक्टिव तौर पर, उनको देखिए। फिर इसके बाद KBS को लेकर जो भी वीडियो बनाई हुई हैं उनको देखिए। तो निश्चित तौर पर आप इस सिलेबस को कवर कर लेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके चेहरे पर एक चमक सी आएगी कि हमने ठीक से पढ़ाई की है। बाकी जब आप इतना पढ़ लेंगे तो कई बार हमने देखा है कि प्रैक्टिस सेट परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से ज्यादा लोग कठिन बनाते हैं। अगर कठिन नहीं बनाएंगे तो फिर आप कैसे किसी से जुड़ेंगे, कैसे आपको लगेगा कि आप तो अबोध बालक की तरह हैं। लेकिन आप जाते हैं पेपर देने तो आपको लगता है कि सिली मिस्टेक होते हैं, जो भी आसान प्रश्न होते हैं वो भी आपको, क्योंकि आप कठिन तैयारी करके गए होते हैं तो आसान प्रश्न आप वहां पर गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीछे के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि जब आप उनको गलत करेंगे तो इस एग्जाम में आप पीछे होते जाएंगे। और अगर सही करेंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, एज मिलेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा, आप इसमें बढ़त बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि रिवीजन कभी आपको पीछे नहीं करता है। रिवीजन करते समय आप अपने उन गलतियों को जरूर ध्यान में रखिए, जिससे कि ये पता चले कि आप पहले की परीक्षाओं में क्या गलतियां कर चुके थे, उनको सुधार करके आप जाइए। ठीक है, तो हिंदी के ऊपर तो हमने बात कर लिया। इसी में दिया गया है टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बताया गया कि लर्निंग एंड टीचिंग, क्योंकि ये सब आप बीएड में पढ़े होंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडोलॉजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ये सभी पॉइंट आप देख रहे हैं कि अगर आपने बीएड किया होगा तो किसी न किसी पेपर में जरूर ये सब पॉइंट रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बीएड की जो भी किताबें हैं आपके पास, उन किताबों को एक बार जरूर अपने टेबल पर आप लाइए और इसके हिसाब से आप इन पॉइंट को खोजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि सिद्धांत के साथ साथ सिद्धांतकार के नाम को याद रखिए, सिद्धांत का नाम रखिए और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है उनको ध्यान में रखिए। तो ये पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हिंदी विषय के सिलेबस पर हम चर्चा करें तो हिंदी विषय का सिलेबस टीजीटी का क्या है। इसका सिलेबस आप देख रहे हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है, गद्य साहित्य, काव्य भाग और तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण। तो ये 3 भागों में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है। गद्य साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। ये जो सिलेबस है 100 नंबर के लिए, ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं पढ़ना है, जिसमें कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी पर आधारित प्रश्न। तो अगर आप अलग अलग राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर पहले से
आपने कई परीक्षाएं दी होंगी, तो आपके लिए ये कोई नया यहाँ पर सिलेबस नहीं दिख रहा है। बस आपको बस अलर्ट रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या पढ़ें? तो बुक्स मैंने यहाँ पर दो तरीके की बुक्स बताई हैं कि एक प्रामाणिक बुक है और दूसरी वन लाइनर बुक है। अक्सर मैं प्रामाणिक किताबों को लेकर अपने चैनल पर चर्चा करता रहा हूँ, और न सिर्फ चर्चा मैंने की है बल्कि उन किताबों को पढ़ाया भी है। आज इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक उदाहरण के तौर पर ली जा सकती है। यानी कि अगर आप डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक होनी चाहिए, बच्चन सिंह की पुस्तक होनी चाहिए। और हमारे चैनल पर जो भी इतिहास संबंधी किताबें वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इन वीडियो को देखने के साथ ही आपके दिमाग में कैसे किताबों को पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न उठते हैं, किन प्रश्नों को कैसे देखना है, गाइडेंस मिलेगी। और आपकी जो सीटिंग क्षमता है वो भी क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। किताबों के रूप में देखें तो नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह की किताब आप खरीद सकते हैं, ठीक। तो गद्य साहित्य पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है काव्य भाग, जिसमें दिया गया है हिंदी काव्य का विकास, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, जिसमें निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, सूफी काव्य को विशेष तौर से दिया गया है, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, जिसमें कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताओं का नाम दिया गया है। इस भाग को भी आप अगर देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है, ये पुराना ही है। जो विद्यार्थी अभी पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए तो नया हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ऑलरेडी हो सकता है कि इसकी परीक्षा पहले भी दिए हों और साथ में अन्य राज्यों की प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस पाठ्यक्रम से भली भांति वो परिचित होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो कि आपके लिए नई है। इन सभी चीजों को भी आप ऊपर जो मैंने किताबों को बताया हुआ है उनसे आप कवर कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि प्रामाणिक किताबें तो आपने बता दी, वन लाइनर किताब में कौन सी खरीदें, क्योंकि प्रामाणिक किताबों को पढ़ने में वक्त लगता है, तो प्राय बच्चे वन लाइनर किताबों की तरफ भागते हैं। तो इस एग्जाम के लिए मैं सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम बताऊंगा, जो कि सरस्वती गोविंद पांडे की किताब को आप रख सकते हैं। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप नगेंद्र की किताब पढ़ रहे हैं, आचार्य शुक्ल की पढ़ रहे हैं, बच्चन सिंह की पढ़ रहे हैं, और अन्य जो भी प्रामाणिक किताबों में मैंने हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का नाम नहीं बताया, क्योंकि उस किताब को देखते ही बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं कि इतनी मोटी किताब है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसको मैंने इस बार स्किप किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास होगी और समय होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने और किताबों के रखने की लिमिट को मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं। अलग अलग तरीके के विद्यार्थी हैं, लेकिन बेसिक तौर से ये किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक। वन लाइनर किताब में सिर्फ एक किताब आप खरीदिए, तो दूसरा भाग भी समझ गए और पहला भाग भी समझ गए कि किसमें किसमें क्या क्या पढ़ रहा है। तीसरा भाग देखते हैं कि इसमें हिंदी भाषा और व्यवहारिक व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा का विकास, हिंदी उपभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि और वर्ण विचार, ठीक है। यहाँ पर वर्ण वर्ग लिख दिया है लेकिन वर्ण विचार, जिसमें उच्चारण, वर्तनी, संधि की बात की गई है, शब्द विचार और शब्द रचना, जिसमें पर्याय, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, यानी 343 से लेकर 351 के बीच में क्या है। इसके अतिरिक्त संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी को लेकर दिया गया है। तो ये भी पोर्शन आप यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान भी पढ़े होंगे, केबीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उस जमाने में भी पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप बीपीएससी ट्री इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी व्याकरण के पोर्शन को पढ़ना ही पड़ता है। साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो भाषा से और व्याकरण से प्राय सवाल रहते हैं। तो देखिए, ये भी आपके लिए नया नहीं है,
इसके लिए आपको बुक कौन सी रखनी चाहिए आपके पास, ताकि आप व्याकरण से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन करना हो, प्रश्न गलत आ गया हो और आपका उत्तर सही हो, ठीक है, या फिर आंसर की ही गलत दे दी गई हो, तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को रख सकते हैं। और चैनल पर हमने व्याकरण संबंधी बहुत वीडियोज बनाई हुई हैं। शुरुआती दौर में मैं व्याकरण पर ही ज्यादातर फोकस था, और हो सकता है कि वो वीडियोज आपके लिए थोड़ी सी पुरानी सी लग रही हो, लेकिन व्याकरण ऐसा पोर्शन है कि कभी पुराना होता नहीं है। तो मैं एक बार आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देखिए। अगर किसी की स्पीड कम है तो उसको बढ़ाकर देखिए। हाँ, मेरे स्मार्टनेस पर आप मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आप ही लोगों के बीच का हूं और मैंने कम संसाधन में इन सभी वीडियोज को बनाया हुआ है। तो कंटेंट पर जाइए। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं कंटेंट को ठीक प्रोवाइड कराऊं। तो हिंदी भाषा से लेकर प्रयोजन मूलक हिंदी तक की चर्चा हमने अपने चैनल में की है। सीयूईटी के दौरान तैयारी कराते हुए, या फिर एमपीपीएससी, झारखंड पीजीटी को लेकर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं है जो कि आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जरूर देखिए, क्योंकि इस पोर्शन को आपको रटना नहीं है, इस पोर्शन को आपको समझना है। तो समझने के लिए आपको जानते हैं कि टीचर की जरूरत होती है। आप जहां कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिलेगा तो अच्छे से चीजें तैयार कर लेंगे। तो ये तो हो गया पूरा हिंदी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए जो दिया गया है, जिसमें हमने बताया कि सब में अलग अलग 5 भागों से क्वेश्चन आएंगे। तो उसको आप कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य जागरूकता का दिया गया है, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राज्य व्यवस्था, संविधान, बजट और पंचवर्षीय योजना, भूगोल, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, कुछ नई किताबें जो पब्लिश हो रही हैं उनसे रिलेटेड, कला और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न, पुरस्कार और सम्मान जो हाल फिलहाल में दिए गए हों, देशों की राजधानियों के बारे में आप अपने को अलर्ट रखिए, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन जो हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं उनको भी ध्यान में रखना है। देखिए, टॉपिक तो बहुत ज्यादा दिया गया है, इस टॉपिक से कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको आप तैयार कर सकते हैं लूसेंट नाम की पुस्तक से, ठीक है। लूसेंट इसके लिए पर्याप्त है, आप इसको पढ़कर आराम से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप कोई पत्रिका देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, जैसे कि समसामयिक, घटना चक्र, क्रॉनिकल, ये सब आती हैं। तो आप जिस पत्रिका को, दृष्टि की भी पत्रिका आती है, तो जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, कंफर्ट हो पढ़ने में, आप जरूर एक बार देख लीजिए। वैसे यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर्स की बहुत क्लासेस चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पार्ट ए में जो पहला खंड दिया गया है, सामान्य जागरूकता, उसको लूसेंट से और अन्य तकनीकी सहयोगों से तैयार कर सकते हैं। इससे 20 प्रश्न आएंगे, और अब प्रश्नों का जो मैंने स्तर देखा है, बहुत हाई फाई लेवल के नहीं होते हैं। जिसको आप छोटा समझते हैं वही प्रश्न आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट दिया गया है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता से, इसके लिए एक बुक का नाम है RS अग्रवाल की बुक आती है, इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अंकगणितीय संख्या पर आधारित श्रृंखलाबद्ध प्रश्न रहते हैं, स्थान से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, आंकड़ों पर आधारित रहते हैं, ठीक, अशाब्दिक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हैं, तार्किक क्षमता पर आधारित प्रश्न रहते हैं, कथन तर्क पर आधारित, यानी कि जो रीजनिंग के सामान्य प्रश्न होते हैं वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 20 रहेगी। तो ये अपना टारगेट तैयारी करते समय रखिए कि हर सेक्शन से आप 15 क्वेश्चन तो जरूर ही कर लीजिए, 10 से 15 आप बीच में रख के चलिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो दूसरा हो गया। तीसरा जो कि अंकगणित का दिया गया है, ये भी RS अग्रवाल की ही बुक से आप कवर करिए, ठीक है ना। जिसमें कि डेटा से रिलेटेड है, दशमलव, LCM, HCF से क्वेश्चन रहते हैं, भिन्न से, अनुपात, लाभ और हानि से प्रश्न रहते हैं, ब्याज से रिलेटेड, परसेंटेज से सवाल आते हैं, औसत, ठीक है, कार्य समय, समय दूरी और कुछ ग्राफ पर आधारित प्रश्न रहते हैं। यहाँ से भी कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी टारगेट देखिए, हिंदी पढ़ने वाले सामान्य तौर पे विद्यार्थियों का अंकगणित थोड़ा कमजोरी होता है, तो ये मानकर चलिए कम से कम 10 प्रश्न तो आप कर ही लें, ठीक है ना। तो
हर इकाई को या फिर जो भी पार्ट है इसमें, उसमें आपको पहले से ही रणनीति बना के चलना पड़ेगा कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड। सामान्य हिंदी के लिए हमने ऊपर एक बुक का नाम बताया हुआ था वासुदेव नंदन प्रसाद की, लेकिन सामान्य हिंदी से रिलेटेड एक बुक आप लुसेंट की चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस इकाई को आपको पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर ऊपर हिंदी विषय को तैयार करते ही ये भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे, पर्यायवाची रहेगा, अब विलोम शब्द रहेंगे, वाक्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, ठीक है। शब्दावली से कुछ शब्दावली दे दी जाएंगे, उनके अर्थ पूछे जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न रहेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि रिक्त स्थान दे दिया जाता है, उसको भरना रहता है। कुछ वाक्यांशों से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, बहुवचन रूप खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और फिर वाक्य विन्यास पर आधारित भी प्रश्न होते हैं। आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोज, शुरुआत में जब मैं डीएसएसबी की कभी तैयारी कराता था या फिर पुरानी वीडियोज आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको इन पांचों इकाइयों से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि डीएसएसबी टीजीटी की भी कुछ वीडियोज आए। पहले पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं तो हमारा 50% ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कौन सी बुक पढ़नी है आप समझ गए होंगे। और बात करते हैं कि जनरल इंग्लिश को आप कैसे तैयार करेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए एक बुक है जिसका नाम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, एसपी बक्सी का की एक बुक आती है जनरल इंग्लिश की, तो इसको आप खरीद सकते हैं, जिसमें वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। टेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ लगता है इससे रिलेटेड, कंप्रिहेंशन से रहेंगे, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति से रिलेटेड, विशेषण से रिलेटेड, शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। वाक्य इसमें भी अरेंज करने के लिए आएंगे, अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फ्रेज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। इनकी संख्या भी क्या होगी, 20 होगी। तो इसमें भी आप मानकर चलिए कि 10 से 15 आप सही करने की कोशिश कीजिए, ये सभी आपके प्रैक्टिस पे होंगे। हिंदी में तो ये मानकर चलिए जब मैंने परीक्षा दी थी तो मेरे 19 सवाल सही हुए थे। एक सवाल क्योंकि उस समय OMR पर आधारित था, तो एक सवाल मैंने रंगने में गलती कर दी, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो हो गया। नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 20 में 20 भी कर सकते हैं। तो इतना तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन ना आपको जो मैं 40% बोल रहा था कि ए सेक्शन में होना चाहिए मोटे तौर पर, ये बहुत सारा कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो हिंदी पे तो इतना पकड़ होनी ही चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में गाइड करने की कोशिश की कि डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, हर पहलू पर मैंने चर्चा करने की कोशिश की।